दोस्तों, इस वक्त स्क्रीन पर आप लोगों को ये जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं, इन्होंने वाकई पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। क्योंकि ज़्यादा नहीं बल्कि कुछ महीने पहले तक भी किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। यह दरअसल नज़ारे हैं तुर्की देश के कुछ सबसे मशहूर और सबसे बड़े शहरों के, कि जो उस वक्त सामने आए कि जब वहां पर 31 मार्च को होने वाले लोकल इलेक्शन के नतीजे सामने आना शुरू हुए। ज़ाहिरी तौर पर तो देखने में यही महसूस हो रहा होगा कि तुर्की के यह सारे लोग शायद किसी पार्टी या किसी नेता की जीत का जश्न मना रहे हैं, मगर दोस्तों, जीत से कहीं ज़्यादा यह हार का जश्न है। वो भी किसी और की हार का नहीं, बल्कि उसी नेता की हार का जो पिछले लगभग 20 साल से लगातार अकेले पूरे तुर्की पर राज कर रहा है और जिसको दुनिया रजब तैयब एर्दोगान के नाम से जानती है। हार हुई तो हुई, मगर इतनी ज़्यादा बड़ी और बुरी हार हुई है कि इसको रजब तैयब एर्दोगान के इतिहास की सबसे बड़ी हार के तौर पर देखा जा रहा है। बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, बल्कि इस हार को अब तुर्की की राजनीति में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट भी माना जा रहा है, जिससे शायद तुर्की का पूरा फ्यूचर भी बदल सकता है। मगर अब सवाल यही है कि जिन इलेक्शन की पिछले 2-3 दिन से इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है, आखिर किस तरह के इलेक्शन थे? इसमें रजब तैयब एर्दोगान की इतनी बड़ी हार क्यों हुई? फ़िलिस्तीन का इस पूरे इलेक्शन में क्या एंगल था और क्या वजह है? रजब तैयब एर्दोगान की इस हार को अब एक बड़ा टर्निंग पॉइंट भी माना जा रहा है। तो चलिए इस तरह के सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल दोस्तों, यह लोकल इलेक्शन थे कि जो तुर्की के अलावा बाकी भी दुनिया के बहुत सारे देशों में होते हैं और इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसमें लोग वोट करते हैं काउंसलर और शहर के मेयर वगैरह को चुनने के लिए। तुर्की में भी ये इलेक्शन राष्ट्रपति को चुनने के लिए इलेक्शन होते हैं, जो अभी पिछले ही साल हुए थे और जिन्हें इलेक्शन में रजब तैयब एर्दोगान के लेने के देने पड़ गए थे। उन इलेक्शन के बाद यह लोकल इलेक्शन ही सबसे अहम माने जाते हैं। तुर्की में लगभग 81 के करीब प्रोविंस हैं और पूरे ही तुर्की के अंदर यह इलेक्शन करवाए गए थे। नतीजे आए कि जिसमें रजब तैयब एर्दोगान की पार्टी को अपने पूरे इतिहास की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इस्तांबुल, अकरा, इज़मीर, बरसा और अंताया जैसे तुर्की के ज़्यादातर बड़े बड़े और मशहूर शहरों में रजब तैयब एर्दोगान की पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो गया। मैन अपोजिशन पार्टी की, जिसको CHP के नाम से जाना जाता है, 1977 के बाद से उसने अपना अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। उसको लगभग 38 पर के करीब वोट मिला है, जबकि एर्दोगान की पार्टी के, जिसको जस्टिस एंड डेवलपमेंट या फिर AK पार्टी के नाम से जाना जाता है, उसको सिर्फ 35 पर के करीब ही वोट मिला है। वैसे तो पिछले 1-1.5 महीने से पहले से ही रजब तैयब एर्दोगान काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे और हर कोशिश कर रहे थे, हर पैतरा अपना रहे थे कि किसी तरह से इस इलेक्शन के रिज़ल्ट को बदला जा सके। न सिर्फ लगातार रिलीज़ वगैरह कर रहे थे, बल्कि उन्होंने तो यह ऐलान तक कर दिया था कि उनका यह लास्ट इलेक्शन होगा, ताकि लोग उनसे इमोशनली अटैच होकर उनको वोट कर दें कि भाई रजब तैयब एर्दोगान का लास्ट इलेक्शन है। मगर फिर भी वो इस हार से बच ना सके। उनका सबसे ज़्यादा फोकस था इस्तांबुल के ऊपर कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस्तांबुल में तो मेयर का इलेक्शन ज़रूर जीतना है। इस्तांबुल में ना सिर्फ वो खुद भी काफ़ी एक्टिव रहे, बल्कि बड़े बड़े मिनिस्टर्स तक को वहाँ पर लगा रखा था कैंपेन के लिए। हर तरह की कोशिशें की, मगर फिर भी वो इस्तांबुल में बड़ी बुरी तरह से हारे। इस तरह से हारे कि
उस हार की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। इस्तांबुल पर इतनी नज़र इसलिए भी थी क्योंकि यही वो शहर है कि जहाँ पर इनकी पैदाइश हुई, इन्होंने परवरिश पाई और फिर अपने पॉलिटिकल करियर की भी यहीं से शुरुआत की। यहीं से वो सबसे पहले मेयर बने थे। बाद में उन्होंने प्रधानमंत्री तक की गद्दी का सफ़र तय किया और फिर प्रधानमंत्री के बाद राष्ट्रपति भी बन बैठे। 2019 में जब आखिरी बार यह लोकल इलेक्शन हुए थे, उसमें इनकी पार्टी ओवरऑल टर्की में तो जीत गई थी, मगर ख़ास इस इस्तांबुल की सीट पर तब भी हार गई थी। इसलिए इस बार यह कोशिश कर रहे थे कि कम से कम इस्तांबुल को वापस लिया जाए, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी एक बार फिर से उसी कैंडिडेट ने की जिसने 2019 में इनके पार्टी के कैंडिडेट को हराया था, फिर से हरा दिया। तैयब एर्दोगान की तरफ से इस्तांबुल की इस सीट को इतनी ज़्यादा शिद्दत के साथ जो टारगेट किया जा रहा था, उसके पीछे एक बड़ी वजह वह कैंडिडेट भी था कि जिसने अभी ना सिर्फ 2024 में ही बल्कि 2019 के इलेक्शन में भी रजब तैयब एर्दोगान की पार्टी को बुरी तरीके से हराया था। इस कैंडिडेट यानी कि इस्तांबुल के इस मेयर का नाम है अकरम इमामोगलू, जिस इंसान की अब वक्त के साथ पॉपुलर यानी कि शोहरत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब उसको सीधे तौर पर रजब तैयब एर्दोगान का मैन चैलेंजर माना जा रहा है। यानी टर्की के लोगों का यह मानना है पूरे देश में अगर कोई भी नेता रजब तैयब एर्दोगान को कुर्सी से हटा सकता है तो वो यही यानी कि इस्तांबुल के मेयर अकरम इमामोगलू हैं। इसलिए बहुत सारे लोग यह भी कहते हैं कि अगर पिछले साल होने वाले राष्ट्रपति के इलेक्शन में अपोजिशन की तरफ से अपना कैंडिडेट अकरम इमाम को बनाया जाता तो शायद नतीजा कुछ और आता। मगर हाँ दोस्तों, लगभग यह बात तो क्लियर हो चुकी है कि 2028 के राष्ट्रपति के इलेक्शन में रजब तैयब एर्दोगान का सामना इसी इंसान से होगा। यही वजह है कि इस्तांबुल की इस सीट पर यह चुनाव अकरम इमाम और रजब तैयब एर्दोगान की पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट था उसके बीच नहीं माना जा रहा था, बल्कि यह तो डायरेक्ट अकरम इमाम और रजब तैयब एर्दोगान के बीच ही माना जा रहा था। रजब तैयब एर्दोगान ने भी हर मुमकिन कोशिश की कि किसी भी तरह से इस उभरते हुए नेता को अभी ही क्रश कर दिया जाए, मगर जाहिर है वह पूरी तरीके से नाकाम साबित हुए। अब अगर बात करें इस बारे में कि आखिर एक साल पहले ही राष्ट्रपति का चुनाव जीतने वाले रजब तैयब एर्दोगान को इतनी बुरी और बड़ी हार का सामना क्यों करना पड़ा, तो इसके पीछे बहुत सारी वजह है। पहली बात तो यह है कि आपको पता होना चाहिए कि हिस्टोरिकली रजब तैयब एर्दोगान को अपनी इस्लामिस्ट राजनीति के लिए जाना जाता है, यानी कि हमेशा से ही वह अपने आप को एक मुस्लिमवादी नेता के तौर पर ही पेश करते आए हैं। अब क्योंकि आज भी टर्की में एक बड़ी आबादी सेकुलर है जो जाहिर है आमतौर पर उनको वोट करना पसंद नहीं करती है। इसके अलावा पिछले कुछ वक्त से तैयब एर्दोगान के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो है टर्की की बड़ी तेज़ी के साथ गिरती हुई इकोनॉमी, जिसकी वजह से अब एक ऐसा बड़ा वोट बैंक उनको वोट करने के लिए तैयार नहीं है कि जो पिछले एक लंबे वक्त से ही उन्हीं को ही करता आया था। आखिर में बची कुची कसर पूरी कर दी रजब तैयब एर्दोगान की उस फॉरेन पॉलिसी ने कि जिसमें साफ तौर पर उनका डबल स्टैंडर्ड नज़र आ रहा है। यूक्रेन और रसिया वाले मैटर में तो वो दोनों तरफ से बैटिंग कर रहे थे, मगर जब इजराइल और फ़िलिस्तीन वाले मैटर में भी उन्होंने यही करने की कोशिश की तो यह चीज़ उनके ऊपर बैकफायर कर गई, क्योंकि फ़िलिस्तीन का मैटर टर्की के लोगों के लिए उतना ज़्यादा आम और नॉर्मल नहीं है कि जितना रसिया और यूक्रेन का मैटर है। फ़िलिस्तीन से एक अलग लगाव है, और वैसे भी गज़ा में जो कुछ भी हो रहा है वह यूक्रेन और रसिया जंग में तो कभी
इमेजिन भी नहीं किया जा सकता है। रजब तैयब एर्दोगान ने शुरू से ही इस जंग में बयानबाजी भले ही कितनी भी की हो, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं किया, बल्कि अभी आखिरी वक्त पर जिस तरह की कुछ रिपोर्ट्स आई हैं वह तो यह तक दावा कर रही हैं कि इस जंग के दौरान टर्की इजराइल का ही मददगार बन गया। तो अब रजब तैयब एर्दोगान का वो बड़ा वोट बैंक की जो मुस्लिमवादी राजनीति की वजह से इनसे हमेशा से जुड़ा हुआ है, उनमें से भी एक बड़ा तबका इनसे अलग हो गया, क्योंकि उसके पास अलग होने के लिए दो बड़ी वजह मौजूद थी। पहले देश की गिरती हुई लगातार इकोनॉमी और दूसरी फिलिस्तीन के मामले में यह बिल्कुल बेकार फॉरेन पॉलिसी। हालांकि दोस्तों, हालात को भांपने के बाद रजब तैयब एर्दोगान ने डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश की थी, इसलिए लगातार हर रैली में वो गजा का जिक्र कर रहे थे। इवन अमेरिका को नाराज़ करते हुए बार बार अपने बयानों में हमास ग्रुप को फ्रीडम फाइटर बता रहे थे। इजराइल के खिलाफ भी बयानबाजी कर रहे थे। नेतन्याहू की तुलना हिटलर से और गजा में जो चल रहा है उसको हॉलोकॉस्ट से भी ज़्यादा खतरनाक बता रहे थे। मगर दोस्तों, जाहिर है वो एक कहावत है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड्स, यानी कि बोलने से ज़्यादा बेहतर होता है कि करके दिखाया जाए। दूसरी तरफ अपोजिशन में जो सबसे मशहूर चेहरा थे, यानी कि अकरम इमाम, वो इस पूरे मैटर को अच्छी तरीके से महसूस कर रहे थे। इसलिए एक सेकुलर पार्टी से बिलोंग करने के बावजूद भी और एक सेकुलर नेता होने के बावजूद भी उन्होंने गजा के इस पूरे मैटर को अपनी कैंपेन में ज़बरदस्त तरीके से कैच किया। उन्होंने बार बार प्रो-पैलेस्टीनियन रिलीज़ में और प्रो-पैलेस्टीनियन लोगों के सामने यह डिमांड की कि एर्दोगान को फ़ौरन इजराइल के साथ ट्रेड बंद कर देना चाहिए, यानी कि अब टर्की और इजराइल का व्यापार नहीं होना चाहिए। तो अब जाहिर है रजब तैयब एर्दोगान ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, और ना ही करीब में वह शायद ऐसा कुछ करते हुए दिखाई देंगे। फ़िलहाल आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।